हेलो एवरीवन। सो प्लीज़ वेलकम ट्विंकल स्टडी क्लासेस। आप सबका स्वागत है ट्विंकल स्टडी क्लासेस में। सो फाइनली आज हम लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं। हॉर्नबिल क्लास 11 के हॉर्नबिल प्रो सेक्शन का लास्ट चैप्टर सिल्क रोड। सो सिल्क रोड की हम स्टोरी को आज पढ़ेंगे और फाइनली जो है हमारा सिल्क रोड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को स्किप मत करना। मैंने सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड कर दी है क्लास 11 के हॉर्नबिल प्रो सेक्शन की। इसके ख़त्म होने के बाद हम प्रोस पोइट्री सेक्शन शुरू करेंगे, जिसकी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा और उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करूंगा। प्रोस सेक्शन का मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए उन सबकी वीडियोस भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो अपलोड कर दी है, आप वॉच कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पर जाकर। सो लेट्स बिगिन नाउ सिल्क रोड चैप्टर। हु इज द राइटर ऑफ सिल्क रोड? सिल्क रोड का राइटर जो है वो है निक मिडल्टन, जो कि क्या है, राइटर है सिल्क रोड का। अब सिल्क रोड की स्टोरी में क्या है, लेखक जो लहासा था से कैलाश पर्वत के रास्ते में है। लेखक लहासा से कैलाश पर्वत के रास्ते में है। लेखक जो था यहाँ का निक मिडल्टन, वो क्या था, लहासा से कैलाश पर्वत के रास्ते में है। वह कैलाश पर्वत की पद यात्रा करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, कैलाश पर्वत की क्या करना चाहता है, यात्रा करना चाहता है। उसके साथ उसका गाइड डेनियल और टैक्सी ड्राइवर चेतन है। उसके साथ क्या है, गाइड उसका डेनियल और टैक्सी ड्राइवर चेतन है। वे एक छोटे से तिब्बती गांव रवू में ठहरे थे। वो कहाँ पे ठहरे थे, तिब्बती गांव में। जिस औरत के घर पर वह ठहरे थे उसका नाम लहामो था। जिस घर पर वह ठहरे थे उस घर में उसका नाम क्या था, लहामो। वह एक बहुत अच्छी औरत थी, वो बहुत ही अच्छी औरत थी। उसने विदाई उपहार के रूप में लेखक को भेड़ का खेल की खाल का बना पूरी बाजू का एक कोट दिया। जब उसने उस कोट को पहना तो वह पूरी तरह एक तिब्बती खान बदोश लग रहा था। उसने क्या किया, उसको एक कोट दिया जो उसको पहनने के बाद पूरा खान बदोश लग रहा था। जब वह रवू से चले तो एक सुहावनी सुबह थी। आकाश पूरी तरह साफ था। आकाश में आधा चंद्रमा बहुत सुंदर लग रहा था। चेतन ने एक छोटा रास्ता लिया, परंतु उसमें कई पहाड़ी दरों को पार करना पड़ा था। उससे आशा थी कि वर्ष के उस समय में वहाँ कोई बर्फ नहीं होगी। उसको ये आशा थी कि साल में वहाँ पे कोई भी बर्फ नहीं होगी। परंतु उसने कहा, जब तक वहां पहुंच नहीं जाते कुछ नहीं कहा जा सकता। कहते अगर हम जब तक वहां नहीं पहुंच पाते तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उस छोटे रास्ते में वह विशाल खुले मैदानी इलाकों में आ गए। यहाँ वहां उन्होंने मुर्गों के छोटे छोटे झुंड देखे। किसके झुंड देखे, मुर्गों के छोटे छोटे। आगे जाकर उन्होंने जंगली गधों के झुंड देखे। वह चक्कर में एक दूसरे के पीछे भागते हुए धूल उड़ा रहे थे। फिर पथरीले मैदानी इलाकों से पहाड़ियों शुरू हो गई। यहाँ उन्होंने खानबदोशों को अपने पशु चढ़ाते देखा। आदमी और औरतें उनकी कार को देखते हैं। आदमी और औरतें उनकी कार को देखते, उनमें से कुछ उनकी तरफ हाथ हिलाते जब वहां से निकलते। जब वह उनको पशुओं के नजदीक पहुंचते तो भेड़ें तेज गति से आने वाली गाड़ी के रास्ते से दूर हट जाती। उनके बड़े बड़े कुत्ते भौंकते हुए गोली की भांति उनकी तरफ आते। कई बार वह सीधे उनके रास्ते में आ जाते। जब जेतन को कार की ब्रेक लगाकर उसे दूसरी तरफ घुमाना पड़ता। वह कार का लगभग 100 मीटर तक पीछा करते रहे। जो कुत्ते थे वो कार का 100 मीटर पीछा जो है करते रहे, जब तक वह उनके क्षेत्र से बाहर ना हो जाती। कुछ दूरी पर बर्फ से ढके पर्वत नजर आने शुरू हो गए थे। क्या आने शुरू हो गए थे, पर्वत। वे एक घाटी में पहुंचे जहां पर नदी चौड़ी थी और काफी जगह पर जमी हुई थी। अब मोड़ तीखे होते जा रहे थे। अब मोड़ क्या होते जा रहे थे, तीखे होते जा रहे थे। और रास्ता गड्ढों वाला। रास्ता बर्फीली नदी से दूर चला गया। उन चट्टानों से बर्फ नीचे को लटकी हुई थी जो सदा छाया में रहते हैं। लेखक को अपने कानों में दबाव बनता हुआ महसूस हुआ। एक मोड़ पार करने के बाद जेतन ने कार रोक दी और बाहर छलांग लगा दी। रास्ते पर बर्फ थी, वह लगभग 15 मीटर तक फैली हुई थी। जेतन इस पर चलने लगा और यह देखने के लिए कि यह कितनी ठोस है, बार बार उस पर अपना पांव पटकता
लेखक ने अपनी घड़ी देखी। वे समुद्र तट से 5210 मीटर जो थी ऊंचाई पर थे। जेतन ने मुट्ठियां भर के मिट्टी बर्फ पर डाली। उसने क्या की, मुट्ठियां भर के क्या की, बर्फ पर डाली मिट्टी। लेखक और डेनियल ने भी उस काम में उसकी सहायता की। इस प्रकार जेतन अपनी कार को धीरे धीरे बर्फ की दूसरी तरफ ले गया। 10 मिनट तक आगे जाने के बाद रास्ते पर और बर्फ आ गई, परंतु इस बार जेतन ने उसके साथ लगते पथरीले रास्ते से गाड़ी निकाली। क्या निकाली? पथरीले रास्ते से। वह 5400 मीटर से भी उसकी अधिक ऊंचाई पर आ गए थे। लेखक का सिर बुरी तरह से दुख रहा था। उसने अपनी बोतल से काफी पानी पिया जो तीखी चढ़ाई में सहायता करने के लिए था। आखिर वे दर्रे के ऊपर पहुंच गए। वो आखिर कहाँ पे पहुंच गए? दर्रे के ऊपर पहुंच गए। यह 5515 मीटर की ऊंचाई पर था। उसे पत्थरों के एक बड़े से ढेर से दिखाया गया था और उन पर फटी पुरानी प्रार्थना की झंडियां और रेशमी स्कार्फ लगे हुए थे। उन्होंने परंपरा के अनुसार उसकी दाहिनी तरफ से चक्कर काटा। जेतन ने टायरों की और पेट्रोल टंकी में पेट्रोल की जांच की। जब वे दर्रे के दूसरी तरफ पहुंचे तो लेखक का सिर ठीक हो गया। जब वो दूसरी तरफ पहुंचे तो लेखक का क्या हो गया? सिर ठीक हो गया। उस समय तक 2 बज चुके थे। क्या बज चुके थे? उस समय 2 बज चुके थे और दोपहर के भोजन के लिए रुक गए थे। और देर दोपहर तक वह होर नामक एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। अब वह पूर्वी पश्चिम राजमार्ग पर वापस आ गए थे। ये रास्ता प्राचीन व्यापार मार्ग को जाता था। किस प्राचीन व्यापार के मार्ग को? जो लहासा से कश्मीर तक था। जो लहासा से कश्मीर तक था। इस रेशम मार्ग में भी कहा जाता था। यहाँ डेनियल को वापस लहासा जाने के लिए एक ट्रक में सवारी मिल गई। उसको लहासा जाने के लिए वापस जाने के लिए क्या ट्रक की सवारी मिल गई। जबकि जेतन टायरों को पंक्चर लगवा रहा था, वो टायरों का जो पंक्चर था वो लगवा रहा था, लेखक कस्बे का नज़ारा देखने चल पड़ा। कस्बा होर मानसरोवर झील के तट पर स्थित था, परंतु लेखक को बहुत निराश हुई। उसका होर के बारे में अनुभव उसे बिल्कुल विपरीत था जो उसके इसके बारे में सुन रखा था। वह यह एक गंदा सा स्थान था। यहाँ कोई हरियाली नहीं थी, बस मिट्टी और पत्थर थे। मिट्टी और पत्थर थे। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे। मानसरोवर झील तिब्बत का सबसे पवित्र पानी का स्रोत था। मानसरोवर जो है तिब्बत के सबसे पवित्र पानी का स्रोत था। प्राचीन हिंदू और बौद्ध शास्त्र मानसरोवर को भारत की 4 बड़ी नदियों का स्रोत मानते हैं, सिंधु, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। वास्तव में केवल सतलुज ही इस झील से निकलती है, बाकी नदियां कैलाश पर्वत से निकलती है। जेतन को पंक्चर लगवाने के में कुछ समय लग गया। जब तक वह होर को छोड़कर जाते तब तक अंधेरा हो चुका था। रात के 10:30 बज चुके थे जब वह दर्शन में एक गेस्ट हाउस में पहुंचे। ये लेखक के लिए एक भयानक रात रही। वह बहुत थक गया था और उसे भूख लगी थी। उसे जुकाम हो गया था और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वह पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो सका। जब भी वह सोने के लिए लेटता और सोने की कोशिश करता उसे तुरंत उठना पड़ता, क्योंकि उस स्थिति में उसे सांस लेने में कठिनाई होती। वह सारी रात जागता रहा। उसको सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, जिसके कारण उसको सारी सारी रात जो है जागना पड़ता था। अगली सुबह क्या हुआ? जेतन उसे दर्शन मेडिकल कॉलेज में ले गया। यहाँ के तिब्बती डॉक्टर ने लेखक को कोई दवाई दी और अगली रात वह बहुत आराम से सोया। जब जेतन ने देखा कि लेखक को कोई गंभीर समस्या नहीं है तो वह लेखक को वहीं छोड़कर लहासा लौट गया। दर्शन भी होर जैसा ही गंदा था। परंतु यहाँ से हिमालय का सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता था। शहर में थोड़ी सी पंसारी की दुकानें थी जो चीनी, सिगरेट, साबुन और अन्य थोड़ा बहुत किराने का सामान बेचती थी। एक दुकान के आगे कुछ आदमी दोपहर के समय बिलियर्ड खेलने के लिए जमा हो जाते। नजदीक ही कुछ औरतें एक छोटी सी नदी के बर्फीले पानी में अपने बाल धो रही थी। दर्शन एक आरामदायक और शांतिपूर्वक स्थान प्रतीत होता था, परंतु इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वहां कोई तीर्थ यात्री नहीं थे। लेखक को बताया गया कि जब तीर्थ यात्रा का मौसम चरम सीमा पर होता तो कस्बा यात्रियों से भरा होता था। बहुत से लोग अपने खुद को टेंट लाते। लेखक यात्रा के मौसम में बहुत पहले आ गया था। तीर्थ यात्रा का रास्ता बहुत साफ था, परंतु लेखक की अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई।
कोरा मौसमी था क्योंकि रास्ता बर्फ के कारण बंद हो सकता था। लेखक को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि बर्फ काट दी गई थी या नहीं, क्योंकि जेतन जा चुका था। लेखक को दर्शन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे इतनी भी अंग्रेजी आती हो जो इस साधारण से प्रश्न का उत्तर दे सकता। एक दोपहर लेखक दर्शन के एकमात्र रेस्तरां में चाय पी रहा था। समय व्यतीत करने के लिए वह अपने साथ एक उपन्यास लाया था। नोरबू नामक एक व्यक्ति आया और उसने लेखक से बड़े अदब से पूछा कि क्या वह उसके साथ उसकी मेज पर बैठ सकता था। चाय का ऑर्डर देने के पश्चात उसने लेखक से पूछा, क्या आप एक अंग्रेज हैं? इस प्रकार दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। वह आदमी तिब्बती था, परंतु कई वर्ष से बीजिंग व चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम कर रहा था। नोरबू ने कहा कि वह कई वर्षों से कैलाश यात्रा और बौद्ध साहित्य में उसके महत्व के बारे में अनुसंधान पत्र लिख रहा था, परंतु उसने कहा कि उसने स्वयं कभी कोरा नहीं किया था। नोरबू भी उसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था जहां लेखक रुका हुआ था। दोनों ने इकट्ठे कोरा करने का निश्चय किया, परंतु नोरबू ये कहता रहा, चढ़ाई बहुत है और पैदल चलना बहुत थकाने वाला है। लेखक को यह जानकर बहुत तसल्ली हुई कि नोरबू दंडवत होकर चढ़ाई करने का कोई इरादा नहीं रखता था। नोरबू ने जोर जोर से हंसते हुए कह दिया, मेरे लिए यह संभव नहीं है। उसका पेट इस काम के लिए बहुत मोटा था। तो ये रही स्टोरी सिल्क रोड चैप्टर की। निक मिडलटन की जो स्टोरी जो है उन्होंने लिखी है सिल्क रोड के ऊपर। ये पूरी स्टोरी मैंने रीड आउट कर ली है। इसी के साथ फाइनली हमारा प्रो सेक्शन होता है खत्म। अब मिलेंगे हम नई वीडियो नए पोइट्री सेक्शन के साथ, जिसमें पोइट्री सेक्शन के 5 चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट चैप्टर एक फोटोग्राफ लेकर आऊंगा मैं बहुत ही जल्द, और बहुत ही जल्द मैं हॉर्नबिल पोइट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपको बता दूंगा। जैसे कि मैंने प्रो सेक्शन के सभी चैप्टर्स 6 के 6 चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए और स्टोरीज भी आपको मैंने बता दी है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से तैयारी करिए और बोर्ड में अव्वल नंबर लाइए। सो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ट्विंकल स्टडी क्लासेस को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहुंच सके। बाय।